नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभी की दुनिया एकेडी चैनल में। आज 12 अक्टूबर 2021 को द हिंदू न्यूज़पेपर के सभी महत्वपूर्ण समाचारों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज के समाचारों की जो सबसे बड़ी हेडलाइन है उसका टाइटल है इंडिया चाइना कमांडर टॉक्स एंड इन इम्पेस। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। भारत चीन कमांडर वार्ता गतिरोध में समाप्त। भारत और चीन के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर वार्ता का 13वां दौर रविवार को गतिरोध के साथ समाप्त हो गया, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। एक बयान में भारतीय सेना ने कहा कि उसके पक्ष ने शेष क्षेत्रों को हल करने के लिए रचनात्मक सुझाव दिए, जबकि चीनी सेना ने आरोप लगाया कि भारत ने अनुचित और अवास्तविक मांग की। वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ चीन द्वारा अपनी ओर से सैनिकों और बुनियादी ढांचे के निरंतर निर्माण के बीच तीखापन आता है और दोनों पक्ष इस साल लगातार दूसरी सर्दियों के लिए पूर्वी लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात करने की तैयारी कर रहे हैं। सोमवार की सुबह सेना के बयान में कहा गया कि बैठक के दौरान भारतीय पक्ष ने शेष क्षेत्रों को हल करने के लिए रचनात्मक सुझाव दिए, लेकिन चीनी पक्ष सहमत नहीं था और साथ ही कोई दूरंदेशी प्रस्ताव भी नहीं दे सका। इस प्रकार बैठक में शेष क्षेत्रों का समाधान नहीं हुआ। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के साथ समग्र विघटन और डी-एस्केलेशन के हिस्से के रूप में हॉट स्प्रिंग्स में पेट्रोलियम पॉइंट 15 से तीसरे चरण के विघटन के तीसरे चरण पर काम करने पर ध्यान देने के साथ चीनी पक्ष पर मोल्दो में वार्ता आयोजित की गई थी। भारतीय सेना ने कहा कि भारतीय पक्ष ने बताया है कि LAC के साथ स्थिति चीनी पक्ष द्वारा यथास्थिति को बदलने और द्विपक्षीय समझौतों के उल्लंघन के एक तरफा प्रयासों के कारण हुई थी। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है इंडस्ट्री सीक्स क्लैरिटी ऑन स्पेस पॉलिसी। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। उद्योग अंतरिक्ष नीति पर स्पष्टता चाहता है। उद्योगपतियों ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि अंतरिक्ष उद्योग विकास के लिए सरकार को छोटे और मध्यम क्षेत्र के उद्यमों SME को अधिक पूंजी तक पहुंचने में मदद करनी चाहिए और साथ ही अपनी अंतरिक्ष नीति को अंतिम रूप से तेजी देने के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उद्योग जगत के नेता इंडियन स्पेस एसोसिएशन के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे, जो एक ऐसा संगठन है जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज, टाटा नेल्को, पिक्सेल सहित बोर्ड भर में सरकारी और निजी क्षेत्र के निकायों के साथ अंतरिक्ष क्षेत्र के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें मैप मी इंडिया और भारतीय एयरटेल भी सम्मिलित हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार इतिहास में सबसे निर्णायक थी और उन क्षेत्रों में जहां सरकार की आवश्यकता नहीं थी, निजी क्षेत्र को आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने हाल के निर्णय का उदाहरण दिया। सरकार ने एयर इंडिया में अपनी हिस्सेदारी टाटा समूह की एक कंपनी को दे दी है। अंतरिक्ष सुधारों के लिए सरकार का दृष्टिकोण, श्री मोदी ने कहा, 4 स्तंभों पर आधारित है, जिसमें से पहला निजी क्षेत्र को नवाचार की स्वतंत्रता है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है कंट्रोवर्सी, पाक सेनेट हेड गेट्स स्पीकर्स इनवाइट। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। विवादास्पद पाक सीनेट प्रमुख को मिला स्पीकर का आमंत्रण। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पाकिस्तान की सीनेट के अध्यक्ष मोहम्मद सादिक संजरानी को संसद की लोक लेखा समिति PAC के निर्माण के शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। विदेश मंत्रालय द्वारा अभी तक निमंत्रण की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अन्य जानकार सूत्रों ने द हिंदू को बताया कि 24 अगस्त को पाकिस्तान सीनेट के अध्यक्ष को भेजा गया पत्र एक नियमित इशारा था, क्योंकि पाकिस्तान राष्ट्रमंडल का हिस्सा है और समूह के अन्य सदस्य भी हैं। उत्सव का हिस्सा बनने की संभावना है। पत्र को सबसे पहले बोल्ड टीवी के साथ काम करने वाले पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल ने रिपोर्ट किया था। PAC भारतीय विधायी मामलों की सबसे पुरानी संसदीय समिति है और जवाबदेही के सिद्धांत को कायम रखने में महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि यह सार्वजनिक व्यय की निगरानी करती है।
भारत और पाकिस्तान दिसंबर 2020 और अप्रैल 2021 के बीच बैक चैनल वार्ता के माध्यम से लगे हुए थे। बाद में बातचीत अफगानिस्तान के घटनाक्रम से प्रभावित हुई, जहां पाकिस्तान समर्थित तालिबान लड़ाकों ने अशरफ गनी सरकार को उखाड़ फेंका। नवीनतम कदम भी पाकिस्तानी प्रतिष्ठान को शामिल करने का एक प्रयास प्रतीत होता है, क्योंकि श्री संजरानी को पाकिस्तान के सैन्य अभिजात वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए माना जाता है। उनकी यात्रा 4 से 5 दिसंबर के दौरान होने की संभावना है, जब कार्यक्रम दिल्ली में होने वाले हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति और बातचीत विशेष रूप से कश्मीर में हिंसा में वृद्धि में दिखाई देने वाले अफगानिस्तान के स्पिल ओवर प्रभाव के कारण रुचि की होगी। बलूचिस्तान के अशांत प्रांत के एक नेता श्री संजरानी ने अतीत में खुद कश्मीर के मुद्दे का समर्थन करते हुए कहा था कि वह दुनिया के सभी सांसदों को कश्मीर में भारतीय बलों द्वारा कथित अधिकारों के उल्लंघन को उजागर करने के लिए लिखेंगे। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है अडानी ग्रुप टाइटन्स कार्गो मूवमेंट। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। अडानी ग्रुप ने कार्गो गतिविधियों को किया। गुजरात स्थित अडानी समूह, जो देश भर में बंदरगाहों का संचालन करता है, ने सोमवार को घोषणा की कि वह 15 नवंबर से ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आने वाले एक्जिम कंटेनरीकृत कार्गो को नहीं संभालेगा। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 16 सितंबर को गुजरात तट पर कंपनी संचालित मुंद्रा बंदरगाह पर राजस्व खुफिया निदेशालय DRI द्वारा अफगानिस्तान से तेल के रूप में आयातित कंटेनरीकृत कार्गो में लगभग 3000 किलोग्राम हेरोइन की जब्ती की पृष्ठभूमि में आता है। ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह के माध्यम से सोमवार को पोर्ट मुंद्रा स्पेशल इकोनॉमिक जोन का संचालन करने वाले अडानी पोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स ने अपने ग्राहकों को एक व्यापार सलाह जारी करते हुए घोषणा की कि 15 नवंबर 2021 से APSEZ ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले एक्जिम कंटेनरीकृत कार्गो को नहीं संभालेगा। यह व्यापार सलाह APSEZ द्वारा संचालित सभी टर्मिनलों और किसी भी APSEZ पोर्ट पर तीसरे पक्ष के टर्मिनलों सहित अगली सूचना तक लागू होगी। 16 सितंबर को एक विशेष अभियान में DRI ने 2 कंटेनरों से 2900 किलोग्राम हेरोइन जब्त की, जिसकी कीमत लगभग 21,000 करोड़ रुपए थी, जिन्हें अफगानिस्तान से उत्पन्न अर्ध संसाधित तालक पत्थर के रूप में घोषित किया गया था और कंटेनरों पर लोड किया गया था। कक्ष के मुंद्रा बंदरगाह पर उतरने से पहले ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह पर DRI ने एक दंपति सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कार्गो को अर्ध संसाधित तालक पत्थरों के रूप में गलत तरीके से आयात किया था। एक आशी ट्रेडिंग कंपनी की पहचान आयातक फर्म के रूप में की गई थी और इसका संचालन M सुधाकर और पत्नी G दुर्गा पूर्ण वैशाली द्वारा किया जाता है। उन्हें चेन्नई से गिरफ्तार किया गया और कक्ष लाया गया, जहां एक स्थानीय अदालत ने दोनों को 10 दिनों की हिरासत DRI को दे दी। हाल ही में केंद्र ने यह मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपा था। जब्ती के बाद अडानी समूह ने मामले में अपना नाम घसीटने के प्रयासों की निंदा की थी। कानून भारत सरकार के सक्षम अधिकारियों जैसे कि सीमा शुल्क और DRI को गैर कानूनी कार्गों को खोलने, जांचने और जब्त करने का अधिकार देता है। देश भर में कोई भी पोर्ट ऑपरेटर कंटेनर की जांच नहीं कर सकता है। उनकी भूमिका बंदरगाह को चलाने तक सीमित है, समूह ने एक बयान में ऐसा कहा था। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। न्यूज का टाइटल है मोदी टू अटेंड G20 वर्चुअल मीटिंग ऑन अफगानिस्तान। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। अफगानिस्तान पर G20 की वर्चुअल बैठक में शामिल होंगे मोदी। प्रधानमंत्री 12 अक्टूबर को होने अफगानिस्तान पर G20 नेताओं की एक असाधारण बैठक में भाग लेंगे। श्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अफगानिस्तान के वैध शासकों के रूप में तालिबान की मान्यता पर सावधानी पूर्वक कार्य करने का आग्रह
किया था और G20 बैठक में देश के संबंध में राजनीतिक और मानवीय दोनों मुद्दों पर विचार विमर्श होने की संभावना है। बैठक से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर और राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दुनिया को उन बहुपक्षीय मानदंडों के बारे में याद दिलाया जो अफगान संकट के संबंध में निर्धारित किए गए हैं। G20 की बैठक अफगानिस्तान में सामने आ रहे मानवीय संकट से तालिबान सौदे में सहायता के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा चर्चा के तुरंत बाद आती है, क्योंकि आवश्यक वस्तुओं की कमी और बैंकिंग प्रणाली के पतन के बीच सर्दी गहरा रही है। भारत ने सोमवार को अफगानिस्तान पर वर्तमान स्थिति की व्याख्या की। श्री जयशंकर ने बिश्केक में अपने किर्गिज समकक्ष रुसलान कजाकबाव से मुलाकात की। बिश्केक में अपनी यात्रा के अंत में श्री जयशंकर ने कहा कि हम अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। यह हम सभी से संबंधित है। अफगानिस्तान में वर्तमान शासन से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अपेक्षाएं हैं जो UNSC प्रस्ताव 2593 में पर्याप्त रूप से विस्तृत हैं। सुश्री लेखी ने गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बेलग्रेड में सोमवार को आयोजित एक बैठक में बोलते हुए UNSC प्रस्ताव 2593 पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रमों के बाद यह बिल्कुल जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दृष्टिकोण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2593 द्वारा निर्देशित हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि अफगानिस्तान के क्षेत्र का उपयोग अन्य देशों के खिलाफ आतंक का निर्यात करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। G20 की असाधारण बैठक तब होती जब अफगान अस्पतालों में बुनियादी दवाएं खत्म हो जाती और उस देश में कृषि आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण ग्रामीण क्षेत्र में पीड़ा बढ़ जाती है। G20 के वर्तमान अध्यक्ष इटली ने रूस और चीन जैसी विश्व शक्तियों के साथ काबुल और अफगानिस्तान के अन्य शहरों की स्थिति पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने पिछले सप्ताह सितंबर में कहा था कि विश्व समुदाय का तात्कालिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि उस देश में मानव जीवन को बचाया जाए। इटली का मानना है कि तालिबान द्वारा महिलाओं के अधिकारों से इनकार करने से दुनिया के इसके लिए एक वैध राजनीतिक इकाई के रूप में पहचानना मुश्किल हो जाता है, लेकिन लोगों को वित्तीय सहायता प्राप्त करनी चाहिए। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है यूके आस्क इंडिया टू अपडेट क्लाइमेट गोल्स। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। यूके ने भारत से जलवायु लक्ष्यों को अपडेट करने को कहा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सोमवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। भारत से कुछ हफ्तों में यूके में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन से पहले अधिक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC की घोषणा करने का आग्रह किया। दोनों नेताओं ने वैक्सीन प्रमाणन के मुद्दे और अफगानिस्तान की स्थिति के बारे में भी बात की। विदेश मंत्रालय MEA के एक बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री ने जलवायु कार्रवाई के लिए भारत की प्रतिबद्धता से अवगत कराया, जैसा कि अक्षय ऊर्जा के विस्तार के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य और हाल ही में घोषित राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में देखा गया है। आगामी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में यूके सभी देशों से अगले कुछ दशकों के लिए जलवायु लक्ष्यों को दर्शाने के लिए अपने NDC को अद्यतन करने के लिए कह रहा है। प्रधानमंत्री जॉनसन ने आगामी COP26 शिखर सम्मेलन से पहले और जलवायु परिवर्तन पर ठोस प्रगति करने के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भारत पहले से ही अक्षय प्रौद्योगिकी में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है और उम्मीद है कि वे राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान और शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। 199 देशों ने अपना पहला NDC दाखिल किया, लेकिन अभी तक केवल 19 ने ही उन्हें अपडेट किया है। भारत ने 2016 में अपना पहला NDC दायर किया। 2030 तक उत्सर्जन में 33% 2005 के स्तर से में कटौती करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी स्थापित बिजली क्षमता का लगभग 40
30% नवीकरणीय ऊर्जा से आता है। लक्ष्य है कि सरकार का कहना है कि यह जारी है पहुंचने के लिए। हालांकि यूके और यूएस भारत को अपना दूसरा एनडीसी घोषित करने के मामले में और अधिक करने के लिए कह रहे हैं, जिसमें 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने का भारत का वादा शामिल है और शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने और समाप्त करने के लिए निश्चित समय सीमा घोषित करना शामिल है। बिजली पैदा करने के लिए कोयले का उपयोग ताकि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जा सके। श्री मोदी को 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक ग्लासगो में पार्टियों के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 में आमंत्रित किया गया है, लेकिन अभी तक अपनी उपस्थिति की पुष्टि नहीं की है। पिछले साल जून में यूके में विशेष आमंत्रित के रूप में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले थे, लेकिन महामारी की दूसरी लहर के कारण उन्हें यात्रा रद्द करनी पड़ी। मिस्टर जॉनसन के इस साल जनवरी और अप्रैल में भारत की अपनी प्रस्तावित यात्राओं को भी पुनर्निर्धारित करने की उम्मीद है, जिसे महामारी के कारण भी टालना पड़ा था। विदेश सचिव का दौरा। हालांकि नए ब्रिटिश विदेश सचिव लिज ट्रस सहित 2 मंत्रियों के उच्च स्तरीय दौरे शीघ्र ही अपेक्षित हैं और HMS क्वीन एलिजाबेथ के नेतृत्व में यूके करियर स्ट्राइक ग्रुप से जुड़े भारत यूके नौसैनिक अभ्यासों के साथ मेल खा सकते हैं। सुश्री ट्रस ने पिछले हफ्ते विदेश मंत्री S जयशंकर से टीके के मुद्दे के साथ साथ यूके इंडिया के 2030 तक संबंधों के लिए रोड मैप और एक बढ़ी हुई व्यापार साझेदारी के बाद टेलीफोन पर बात की। यूके के बयान के अनुसार मिस्टर मोदी और मिस्टर जॉनसन ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को सावधानी से खोलने के महत्व और वैक्सीन प्रमाणन के मुद्दे पर चर्चा की। पिछले हफ्ते यूके ने भारतीय प्रशासित कोविशील्ड को मान्यता देने पर सहमति व्यक्त की और भारत और 36 अन्य देशों के नागरिकों के लिए घरेलू संगरोध करने की आवश्यकता को माफ कर दिया, जब तक कि उनका टीकाकरण नहीं हो जाता। हालांकि यूके अभी तक कोवैक्सीन को मान्यता नहीं देता है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन से मंजूरी का इंतजार है। ब्रिटिश बयान में कहा गया है, वे इस बात से सहमत थे कि यूके द्वारा भारतीय वैक्सीन प्रमाणन की मान्यता एक स्वागत योग्य विकास है। दोनों पक्षों ने कहा कि नेताओं ने अफगानिस्तान के बारे में भी बात की। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इस संदर्भ में वे चरमपंथ और आतंकवाद के साथ साथ महिलाओं और अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों और अधिकारों के मुद्दों पर एक आम अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य विकसित करने की आवश्यकता पर सहमत हुए। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त हो जाती है। न्यूज का टाइटल है स्विस शेयर थर्ड सेट ऑफ बैंक डिटेल्स। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। स्विस शेयर बैंक विवरण का तीसरा सेट। भारत को एक वार्षिक अभ्यास के हिस्से के रूप में स्विस बैंक खाते के विवरण का तीसरा सेट प्राप्त हुआ है, जिसके यूरोपीय राष्ट्र ने 96 देशों के साथ लगभग 33 लाख वित्तीय खातों के विवरण साझा किए हैं। हालांकि स्विट्जरलैंड के संघीय कर प्रशासन ने सभी 96 देशों के नाम और विवरण का खुलासा नहीं किया है। अधिकारियों ने कहा है कि भारत उन लोगों में शामिल है जिन्हें लगातार तीसरे वर्ष सूचना मिली है। भारतीय अधिकारियों के साथ साझा किया गया विवरण बड़ी संख्या में व्यक्तियों और कंपनियों से संबंधित है, जिनके स्विस वित्तीय संस्थानों में खाते हैं। डेटा का अगला सेट सितंबर 2022 में साझा किया जाएगा। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। न्यूज का टाइटल है नो डेटा ऑन प्राइवेट वैक्सीन प्रोक्यूरमेंट गवर्नमेंट। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। निजी वैक्सीन खरीद पर कोई डेटा नहीं सरकार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि उसे नहीं पता कि निजी कंपनियों द्वारा कितने कोविड-19 टीके खरीदे गए थे और न ही इसके पास अलग अलग आंकड़े थे कि निजी अस्पतालों और सेवा प्रदाताओं द्वारा कितनी वैक्सीन खुराक दी गई थी। सूचना के अधिकार के जवाब के अनुसार RTI अनुरोध कमोडेर लोकेश बत्रा द्वारा किया गया था।
इस तथ्य के बावजूद कि सरकार ने निजी क्षेत्र के लिए वैक्सीन आवंटन का 25% आरक्षित किया था। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने हाल ही में कहा कि मई से प्रशासित खुराक का केवल 6% निजी अस्पतालों में था। अब तक भारत ने 65.8 करोड़ खुराकें दी हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पहले वैक्सीन अभियान पर पर्याप्त काम नहीं करने के लिए उद्योग समूहों को निशाना बनाया था। केंद्र ने निजी खिलाड़ियों द्वारा टीकाकरण शुल्क 250 रुपए निर्धारित किया था। 11 अगस्त को कोमोडोर बत्रा की पूछताछ में पूछा गया कि निजी कंपनियों द्वारा कितनी खुराक सीधे खरीदी गई और कितनी उन्होंने प्रशासित की। 31 अगस्त को स्वास्थ्य मंत्रालय ने मांगी गई जानकारी का खंडन करते हुए जवाब दिया कि निजी अस्पताल, संस्थान आदि सीधे वैक्सीन निर्माताओं से टीके खरीदते हैं। पूछा गया डेटा निर्माताओं और निजी अस्पतालों या संस्थानों आदि के बीच का है। एक अपील के बाद मंत्रालय ने 23 सितंबर को अपना रुख दोहराया और जोर देकर कहा कि यह जानकारी नहीं रखी गई थी और उपलब्ध नहीं थी क्योंकि निजी खरीद सीधे की गई थी। अपनी अपील में कोमोडोर बत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर 1 जून के हलफनामे का हवाला दिया था, जहां केंद्र ने कहा था कि यह निजी अस्पतालों को 25% कोटा के तहत टीकों की आपूर्ति और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनके भुगतान की सुविधा प्रदान करेगा। समान पहुंच और क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करें। प्रशासित खुराक के संबंध में मंत्रालय ने शुरू में कहा कि अलग टीकाकरण डेटा उपलब्ध नहीं है। समग्र डेटा के लिए कोविन डैशबोर्ड की ओर इशारा करते हुए 23 सितंबर को उन्होंने कहा कि निजी खिलाड़ियों द्वारा प्रशासित कोविड-19 टीकाकरण खुराक का डेटा उन राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त किया जा सकता है जहां ऐसे निजी कोविड टीकाकरण केंद्र स्थित हैं। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है ओवर 2 लाख RTI प्लियाज पेंडिंग। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। 2 लाख से अधिक RTI याचिकाएं लंबित। इस गर्मी में ओडिशा में सूचना का अधिकार अधिनियम RTI के तहत दायर एक शिकायत का निपटारा राज्य के सूचना आयोग द्वारा 2028 तक संचालन की वर्तमान दर पर नहीं किया जाएगा। सातक नागरिक संगठन SNS के एक विश्लेषण के अनुसार 12 राज्य सूचना आयोगों और केंद्रीय सूचना आयोग CIC को अपनी अपीलों के निपटान के लिए कम से कम 1 वर्ष की आवश्यकता होगी और राष्ट्रव्यापी बैकलॉग 2.55 लाख मामलों को पार कर गया है। 12 अक्टूबर 2005 को RTI अधिनियम लागू होने के 16 साल बाद यह नागरिकों के लिए शासन में जवाबदेही की मांग करने का एक उपकरण है, जिसमें हर साल अनुमानित 40 लाख से 60 लाख RTI अनुरोध दायर किए जाते हैं। जब एक सरकारी निकाय द्वारा सूचना के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाता है, हालांकि केंद्रीय और राज्य सूचना आयोगों में अपील दायर की जाती है, जो कानून के तहत पारदर्शिता प्रहरी के रूप में कार्य करते हैं। SNS रिपोर्ट ने इन आयोगों के प्रदर्शन का दस्तावेजीकरण किया, जिसमें कर्मियों की कमी और अक्षम संचालन दोनों के कारण मामलों के निपटान में देरी पर प्रकाश डाला गया। 1 जुलाई 2021 को ओडिशा में दर्ज की गई एक शिकायत को निपटाने में 6 साल और 8 महीने लगेंगे, जो राज्यों में सबसे लंबी है। CIC को एक अपील को निपटाने में 1 साल 11 महीने का समय लगेगा। हालांकि इसने लगभग 1 साल पहले अपनी 4 रिक्तियों को भरने के बाद से अपने बैकलॉग को घटाकर 33,742 कर दिया है। हालांकि CIC में अभी भी 3 रिक्तियां शेष हैं और लगभग 5 वर्षों से 10 आयुक्तों और एक प्रमुख की अपनी पूरी ताकत पर काम नहीं किया है। SNS की रिपोर्ट में कहा गया है कि पारदर्शिता प्रहरी के कामकाज के आकलन से पता चला है कि देश के 29 में से 21 आयोगों ने 2026 में लगाए गए राष्ट्रीय तालाबंदी के पहले 3 चरणों के दौरान एक भी सुनवाई नहीं की। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है NGT नीड नॉट वेट फॉर गोडोट टू सेव एनवायरमेंट SC। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण बचाने के लिए NGT को गोडोट का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की स्थिति को एक अद्वितीय मंच के रूप में
घोषित किया है जो देश भर में पर्यावरणीय मुद्दों को उठाने के लिए स्वतः प्रेरणा शक्तियों के साथ संपन्न है। अदालत ने कहा कि एनजीटी को पर्यावरण को बचाने के लिए, अपनी मांसपेशियों को फ्लेक्स करने के लिए, अपने पोर्टल पर दस्तक देने के लिए रूपक गोडोट की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। एनजीटी द्वारा शक्ति का प्रयोग आवेदनों की प्राप्ति से सीमित नहीं है। जब पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं और मामला दीवानी प्रकृति का होता है और वे अधिनियम से संबंधित होते हैं, तो एनजीटी हमारी राय में यहाँ तक कि एक आवेदन के अभाव में सुधार की दिशा में या नुकसान या रोकथाम के लिए कार्रवाई स्वयं को प्रज्वलित कर सकता है। जस्टिस एएम खानविलकर, ऋषिकेश रॉय और सीटी रविकुमार की 3 जजों की बेंच ने एक फैसले में ऐसा कहा। जस्टिस रॉय, जिन्होंने बेंच के लिए 77 पृष्ठ का फैसला लिखा था, ने केंद्र, कानूनी विशेषज्ञों और यहाँ तक कि अदालत के अपने एमिकस क्यूरी की आपत्तियों को खारिज कर दिया, जिन्होंने सभी ने स्वतः ही शक्तियों के साथ एनजीटी के खिलाफ तर्क दिया था। अदालत ने न्यायमूर्ति रॉय के माध्यम से बोलते हुए स्पष्ट किया कि एनजीटी की भूमिका प्रकृति में केवल न्याय निर्णायक नहीं थी। ट्रिब्यूनल को समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभानी होती हैं जो प्रकृति में निवारक, सुधारात्मक या उपचारात्मक थीं। निर्णय ने एनजीटी को सभी पर्यावरणीय बहुविषयक मुद्दों से निपटने के लिए एक मानार्थ सक्षम विशेष मंच के रूप में वर्णित किया, दोनों मूल और एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में जो जटिल मुद्दों को अब तक न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाया गया था। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है नोबल फॉर रिसर्च ऑन हिज जॉब। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। मजदूरी नौकरियों पर शोध के लिए नोबल। अर्थशास्त्र के लिए नोबल पुरस्कार सोमवार को अमेरिका के अर्थशास्त्री डेविड कार्ड को अग्रणी शोध के लिए दिया गया था, जिसमें दिखाया गया था कि न्यूनतम वेतन से वृद्धि से कम भर्ती नहीं होती है और अप्रवासी मूल जनित श्रमिकों के लिए कम वेतन नहीं देते हैं, जो आमतौर पर आयोजित विचारों को चुनौती देते हैं। इस प्रकार के सामाजिक मुद्दों का अध्ययन करने का एक तरीका बनाने के लिए पुरस्कार को 2 अन्य लोगों के साथ साझा किया गया था। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले के कनाडा में जन्मे डॉक्टर कार्ड को उनके शोध के लिए पुरस्कार का आधा हिस्सा दिया गया था। न्यूनतम मजदूरी, अप्रवास, शिक्षा, श्रम बाजार को कैसे प्रभावित करते हैं, जबकि अन्य आधे को मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट से जोशुआ एंगिस्ट द्वारा साझा किया गया था। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से प्रौद्योगिकी और डच में जन्मे गुइडो इम्बेंस ने उन मुद्दों का अध्ययन करने के लिए उनके ढांचे के लिए जो पारंपरिक वैज्ञानिक तरीकों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं पर अधिक ध्यान दिया। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने कहा कि तीनों ने आर्थिक विज्ञान में अनुभवजन्य कार्य को पूरी तरह से बदल दिया है। तीनों ने मिलकर प्राकृतिक प्रयोगों या वास्तविक दुनिया के आंकड़ों के अवलोकन के आधार पर अध्ययन के उपयोग को तेजी से बढ़ाने में मदद की है। इस तरह के शोध ने अर्थशास्त्र को रोजमर्रा की जिंदगी में अधिक लागू किया है, नीति निर्माताओं को नीतियों के परिणामों पर वास्तविक साक्ष्य प्रदान किए और समय के साथ अर्थशास्त्र के लिए एक अधिक लोकप्रिय दृष्टिकोण को जन्म दिया, जिसे स्टीफन डबनेर और इवन लेविट द्वारा बेस्ट सेलर फ्रीकोनॉमिक्स द्वारा दर्शाया गया। 1993 में प्रकाशित एक अध्ययन में डॉक्टर कार्ड ने देखा कि फास्ट फूड रेस्टोरेंट बर्गर किंग, केएफसी, वेंडी और रॉय रोजर्स में नौकरियों का क्या हुआ जब न्यू जर्सी ने अपनी न्यूनतम मजदूरी $4.25 से बढ़ाकर $5.05 कर दी, जो कि पूर्वी पेंसिल्वेनिया की सीमा से लगे रेस्तरां का उपयोग कर रहा था। पिछले अध्ययनों के विपरीत उन्होंने और उनके शोध साथी एलन क्रूएगर, जिनकी 2019 में मृत्यु हो गई, ने पाया कि न्यूनतम वेतन में वृद्धि का कर्मचारियों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। डॉक्टर कार्ड के न्यूनतम वेतन अनुसंधान ने ऐसी नीतियों के बारे में अर्थशास्त्रियों के विचारों को मौलिक रूप से बदल दिया। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त हो जाती है।
अगली न्यूज का टाइटल है शॉलेनबर्ग स्वॉर्न इन एज ऑस्ट्रियाज लीडर। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। शॉलेनबर्ग ने ऑस्ट्रिया के नेता के रूप में शपथ ली। भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच पूर्व नेता सेबेस्टियन कुर्ज के इस्तीफा देने के 2 दिन बाद ऑस्ट्रिया को सोमवार को एक नया चांसलर मिला, लेकिन सरकार की नीति की दिशा बदलने की उम्मीद नहीं थी। ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलन ने पूर्व विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शेलेनबर्ग को चांसलर के रूप में शपथ दिलाई। कैरियर राजनयिक माइकल लिनहार्ट नए विदेश मंत्री बने। 52 वर्षीय श्री शेलेनबर्ग ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा कि वह हाल के सरकारी संकट के कारण खाइयों को फिर से भरने के लिए सब कुछ करेंगे और ऑस्ट्रिया के हमारे खूबसूरत देश की सेवा करने के लिए मेरी शक्ति में सब कुछ करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वह रूढ़िवादी श्री कुर्ज के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। दोनों आव्रजन पर एक कठोर रेखा साझा करते हैं। श्री कुर्ज ने शनिवार को घोषणा की कि वह अभियोजकों की घोषणा से उत्पन्न एक राजनीतिक संकट को दूर करने के लिए अलग हटेंगे, कि वह संदिग्ध रिश्वतखोरी और विश्वास के उल्लंघन के जांच के लक्ष्यों में से एक है। श्री कुर्ज के कनिष्ठ गठबंधन सहयोगियों ग्रीन्स ने उनके विस्थापन मांग की थी। श्री कुर्ज किसी भी गलत काम करने से इनकार करते हैं। हालांकि उन्होंने कुलाधिपति का पद छोड़ दिया, लेकिन वे पार्टी के प्रमुख के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। उसका टाइटल है एबिंग कोविड वेव पेस ऑफ जैब्स एडिंग इकोनॉमिक रिकवरी। तो इसे पढ़ते हैं। एबिंग कोविड वेव जॉब्स की गति आर्थिक सुधार की सहायता। भारत की आर्थिक सुधार ने अपने पंख फैलाए हैं। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि दूसरी कोविड-19 लहर और तेजी से विकसित टीकाकरण ने आर्थिक गतिविधियों में और गति दी है, जिसमें गतिशीलता पूर्व महामारी के 90% स्तर तक पहुंच गई है। यह कहते हुए भारत 2021 के अंत तक अपनी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने में सक्षम होगा। टीकाकरण की वर्तमान गति को देखते हुए मंत्रालय ने कहा कि यह वैश्विक संदर्भ में एक उल्लेखनीय उपलब्धि होगी। मंत्रालय ने कहा कि भारत की औसत दैनिक टीकाकरण दर जून में 41.3 लाख से बढ़कर सितंबर में 78.7 लाख हो गई, जो चीन के बाद दुनिया में सबसे अधिक है। औद्योगिक उत्पादन में तेजी और मुद्रास्फीति में नरमी का हवाला देते हुए मंत्रालय ने कहा कि भारत अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से प्रसारित विकास आवेगों के साथ तेजी से सुधार के रास्ते पर है। सितंबर के लिए अपनी मासिक आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि कृषि में निरंतर और मजबूत विकास, विनिर्माण और उद्योग में तेज रिबाउंड, सेवाओं की गतिविधि की बहाली और शानदार राजस्व संकेत दे रहे हैं कि अर्थव्यवस्था अच्छी प्रगति कर रही है। इसमें कहा गया है कि खरीफ उत्पादन में अनुमानित वृद्धि, रबी विपणन सीजन में गेहूं और धान की रिकॉर्ड उच्च खरीद और मौजूदा खरीफ विपणन सीजन के कारण कृषि ने ग्रामीण मांग को मजबूत करना जारी रखा। मंत्रालय ने कहा कि एक संतोषजनक मानसून भविष्य में भी इसी तरह के लाभ का वादा करता है। अर्थव्यवस्था में विकास की गति के साथ 10 सितंबर को समाप्त पखवाड़े में बैंक ऋण वृद्धि बढ़कर 6.7% हो गई, जबकि एक साल पहले यह 5.3% थी। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है DOT ट्राई वर्किंग ऑन ऑप्टिमल यूज ऑफ स्पेक्ट्रम। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। स्पेक्ट्रम के इष्टतम उपयोग पर काम कर रहे DOT ट्राई एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को कहा कि दूरसंचार मंत्रालय परिमित संसाधन स्पेक्ट्रम के इष्टतम उपयोग के तरीकों पर काम करने के लिए नियामक ट्राई के साथ चर्चा में लगा हुआ है, विशेष रूप से 5G सेवाओं के साथ साथ उपग्रह संचार दोनों के लिए मांगे जाने वाले एयरवेव बैंड के लिए। दूरसंचार सचिव के राजा रमन ने कहा कि उपग्रह आधारित और स्थलीय दूरसंचार सेवाओं की मांग ने रेडियो स्पेक्ट्रम पर अभूतपूर्व मांग की है, विशेष रूप से सी बैंड और KA बैंड आवृत्तियों को अंतरिक्ष आधारित और स्थलीय दूरसंचार सेवाओं दोनों के लिए जरूरी है। नवगठित उद्योग निकाय इंडियन स्पेस
एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए सचिव ने कहा कि चूंकि स्पेक्ट्रम एक सीमित संसाधन है, इसलिए इसके मूल्य को साझा करने और विभिन्न सेवाओं द्वारा सह अस्तित्व के साथ बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार स्पेक्ट्रम के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करना आवश्यक है। मौजूदा आवृत्ति बैंड के साथ साथ नए आवृत्ति बैंड में उपयोगों को फिर से देखने सहित हम ट्राई के परामर्श से इस अभ्यास में लगे हुए हैं। उसी सत्र में बोलते हुए ट्राई के अध्यक्ष PD वाघेला ने कहा कि ऐसी नीतियों की तत्काल आवश्यकता है जो निवेश को आकर्षित करती हैं, आम आदमी के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग की अनुमति देती हैं और लचीलापन और व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करती हैं। श्री वाघेला ने कहा कि नियामक उपग्रह अर्थ स्टेशन गेटवे के लिए लाइसेंसिंग ढांचे के लिए एक परामर्श पत्र जारी करने की प्रक्रिया में था। एक ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी भी उपग्रह ऑपरेटरों द्वारा पृथ्वी स्टेशनों की स्थापना की सुविधा के लिए पूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा ट्राई एक व्यापक सिंगल विंडो ऑनलाइन पोर्टल विकसित करने के लिए एक परामर्श पत्र लाने पर काम कर रहा है, जिसमें समानांतरण प्रसंस्करण के लिए आवेदन और सूचना के हस्तांतरण के लिए अंतर विभागीय संबंध हैं। दूरसंचार सचिव ने कहा कि कम बिट दर अनुप्रयोगों के लिए उपग्रह अंतरिक्ष कनेक्टिविटी के लिए लाइसेंसिंग ढांचे पर ट्राई की सिफारिशें वर्तमान में DOT द्वारा विचाराधीन हैं। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही कोई फैसला लेंगे। इससे IoT और मशीन से मशीन आधारित अनुप्रयोगों के लिए बड़ी संभावनाएं खुलने की संभावना है। पहले के एक सत्र में बोलते हुए दूरसंचार और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार सुधारों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इस क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए और उद्योग को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करने और नीति को सक्षम करने में योगदान करने के लिए सुझाव देने के लिए कहा। केंद्र चाहता था कि इस क्षेत्र में सुधार किया जाए और सभी को समान अवसर प्रदान किया जाए। हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। कृपया सिफारिशें दें जिससे हमें उस दिशा में नीति बनाने में मदद मिलेगी। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है OneWeb likely to use ISRO's platforms for 2022 launches। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। OneWeb 2022 के लॉन्च के लिए इसरो के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेगा। भारतीय इंटरप्राइजेस के चेयरमैन सुनील मित्तल ने सोमवार को कहा कि अंतरिक्ष की दौड़ वास्तव में शुरू हो गई थी और निजी क्षेत्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत अंतरिक्ष उद्योग में सबसे आगे रहे। इंडियन स्पेस एसोसिएशन के अनावरण पर बोलते हुए मित्तल ने कहा कि भारतीय समर्थित OneWeb, जिसकी कक्षा में पहले से ही 322 उपग्रह थे, भारत निर्मित PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और भारी GSLV Mk3 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च का उपयोग करेगा। 2022 से भारत में OneWeb के उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए संभावित प्लेटफॉर्म के रूप में। श्री मित्तल ने कहा, जो OneWeb के अध्यक्ष भी हैं, कि मैं लगभग 1.5 साल से इस उद्योग से जुड़ा हुआ हूं और मैं बहुत निश्चितता के साथ कह सकता हूं, अंतरिक्ष की दौड़ वास्तव में शुरू हो गई है और यह दौड़ हर दिन तेज हो रही है। हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े शक्तिशाली देश निजी क्षेत्र के साथ अपने एजेंडे को बहुत तेज गति से आगे बढ़ा रहे हैं। श्री मित्तल ने कहा कि अब समय आ गया है कि निजी क्षेत्र इसका लाभ उठाएं और यह सुनिश्चित करें कि भारत अंतरिक्ष उद्योग में अग्रणी बना रहे। नई प्रौद्योगिकियां R&D जहां अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं, पुरानी प्रौद्योगिकियों को बढ़ा रहे हैं। यह हमारे लिए चलने का समय है। अगले 3 से 5 वर्षों में अंतरिक्ष उद्योग नाटकीय रूप से बदल जाएगा, श्री मित्तल ने कहा। उन्होंने कहा कि OneWeb ने 2022 से भारत में OneWeb के उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए संभावित प्लेटफॉर्मों के रूप में PSLV और GSLV Mk3 का उपयोग करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ आशय पत्र के माध्यम से एक व्यवस्था में प्रवेश किया था। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। न्यूज का टाइटल है इंडिया इनवाइटेड टू बिकम फुल टाइम IEA मेंबर। तो चलिए इसे पढ़ते हैं।
भारत को पूर्णकालिक IEA सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने भारत को, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है, अपना पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है। यदि इसे स्वीकार किया जाता है तो नई दिल्ली को रणनीतिक तेल भंडार को 90 दिनों की आवश्यकता तक बढ़ाने की आवश्यकता होगी। तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को कहा कि उन्होंने IEA के कार्यकारी निदेशक फतह बिरोल के साथ ऑनलाइन चर्चा की। भारत IEA रणनीतिक साझेदारी के स्वाभाविक परिणाम के रूप में डॉक्टर बिरोल ने भारत को पूर्ण सदस्य बनकर IEA के साथ अपने सहयोग को गहरा करने के लिए आमंत्रित किया। श्री पुरी ने यह कहे बिना ट्वीट किया कि क्या पूर्णकालिक सदस्यता प्रस्ताव केंद्र को स्वीकार है या नहीं। मई 2017 में भारत एजेंसी का सहयोगी सदस्य बन गया। अपनी वेबसाइट पर IEA कहता है कि भारत वैश्विक ऊर्जा प्रवृत्तियों में तेजी से प्रभावशाली हो रहा है। भारत का वर्तमान सामरिक तेल भंडार अपनी आवश्यकता के 9.5 दिनों के बराबर है। इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त हो जाती है। अब हम पहुंच चुके हैं आज की खबरों के सबसे अंतिम पड़ाव पर, जो कि है डेटा पॉइंट। इस डेटा पॉइंट का टाइटल है वैक्सीनेशन रेट डिक्लाइंस, जिसका मतलब है कि टीकाकरण की गति कम हो गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत में कोविड-19 टीकाकरण अक्टूबर के शुरुआती 10 दिनों में घट गए हैं अगर उनकी तुलना की जाए सितंबर के अंतिम के 10 दिनों से। 1 से 10 अक्टूबर के बीच में 6.2 मिलियन खुराकें दी गई थीं, जबकि सितंबर के अंतिम 10 दिनों में 7.2 मिलियन खुराकें दी गई थीं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये खुराकें दैनिक आधार पर बताई गई हैं। बहुत सारे राज्यों जैसे यूपी, महाराष्ट्र और MP में दी जाने वाली खुराकों में घटोतरी हुई है, जबकि इसके विपरीत तमिलनाडु और बिहार जैसे राज्यों में खुराकों में बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पे आप नीचे चार्ट में देख सकते हैं कि 1 मई से 10 मई और इसी तरीके से हर 10-10 दिन के अंतराल से अगर जिस रफ्तार से टीकाकरण हो रहा है, अगर एक आकलन निकाला जाए तो 11 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच में जो हमारा टारगेट है 11.3 मिलियन डोज पर डे का, उससे अभी जो 6.2 बिलियन डोज पर डे का आंकड़ा है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। साथ ही साथ यहाँ नीचे ग्राफ में आप देख सकते हैं कि 1 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में 7 दिनों के साप्ताहिक मिलियन डोजेस को दिखाया गया है। और उसके नीचे भारत के 2 मानचित्रों में जिन राज्यों को हरे रंग से दिखाया गया है वे राज्य ऐसे हैं जो एडल्ट वैक्सीनेशन को दिखा रहे हैं, जहां पर 80% से ज़्यादा एडल्ट वैक्सीनेशन हो चुका है। फिर येलो कलर से जो राज्य दिख रहे हैं वो ऐसे राज्य हैं जहां पर 60 से 80% के बीच में एडल्ट वैक्सीनेशन हुआ है। और ऐसे राज्य जो लाल रंग से दिख रहे हैं वहां 60% से कम एडल्ट वैक्सीनेशन हुआ है। इसके साथ ही उसके बगल में भारत के अलग अलग राज्यों में एवरेज डेली डोजेज मिलियन में दिखाई गई हैं, यानी दैनिक लगने वाली डोजेज मिलियन में संख्या उनकी प्रदर्शित की गई है। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले करके इसे ध्यान से समझने और पढ़ने की पूरी कोशिश कीजिएगा। आज के यानी कि 12 अक्टूबर 2021 के द हिंदू न्यूज़पेपर के सभी महत्वपूर्ण समाचारों की यहीं पर समाप्ति हो जाती है। इस वीडियो को लाइक और कमेंट करते हुए अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। इसके साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों ही सेक्शंस में दिया गया है, तो आप वहां पे जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।